देखिए, टिकट मिलता या ना मिलता ये बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, जैसा मैंने बोला, स्वर्गीय तिवारी जी वो कहते थे जनता की आप सेवा करिए। यदि जनता आपको दिलों में जगह दे देती है तो उससे बड़ा सौभाग्य किसी के लिए क्या होता है। देखिए, टिकट मिलता या ना मिलता ये बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा मुद्दा यह है, जैसा मैंने बोला, स्वर्गीय तिवारी जी वो कहते थे जनता की आप सेवा करिए। यदि जनता आपको दिलों में जगह दे देती है तो उससे बड़ा सौभाग्य किसी के लिए क्या होता है। अधिक से अधिक भागीदारी इस चुनाव में आप करें, क्योंकि लोकतंत्र में यही एक आपके पास हथियार है, यही एक आपके पास विकल्प है कि आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुन के लाएं, ताकि वो आपकी बात को प्रतिनिधित्व कर सके विधानसभा में। उत्तराखंड में चुनावी माहौल है और इसी चुनावी माहौल के बीच आज पगडंडी की टीम पहुंची है उत्तराखंड के प्रदेश प्रवक्ता जो कांग्रेस से हैं, दीपक बलूटिया जी के पास। सर, बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो सर, आज की बातचीत की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहला सवाल जो बेहद ज़रूरी है जनता के लिए भी और उत्तराखंड राज्य के लिए भी, वो ये है सर कि इंदिरा हृदय जी के जाने के बाद एक बहुत बड़ा नेता खोया राज्य ने। उसके बाद ये एक परंपरा चली हुई आई है कि किसी को उनकी जिम्मेदारी संभालनी होगी। तो आपका नाम सामने आ रहा है, तो क्या आप तैयार हैं इस जिम्मेदारी को संभालने के लिए? देखिए, बहुत बड़ा नुकसान हुआ है इस प्रदेश का, और एक नहीं, मैं तो समझता हूँ कि तिवारी जी के बाद इंदिरा जी का जाना, मतलब हमें दो बड़े नुकसान हुए हैं। क्योंकि तिवारी जी जब मुख्यमंत्री थे तो उन्होंने नींव इस प्रदेश की रखी, लेकिन उसको आगे बिल्डिंग को मजबूत बनाने के लिए हमें इंदिरा जी जैसे नेताओं की ज़रूरत थी। उनका जाना एक बहुत बड़ा इस प्रदेश के लिए नुकसान है। और आने वाले समय में जिस उत्तराखंड का हमने निर्माण का सपना जो सोचा था, उस विकास को आगे ले जाने के लिए हमें उत्तराखंड में एक अच्छे नेताओं की आवश्यकता है, निश्चित तौर पे। और हमारे पूरे प्रयास है। कांग्रेस एक विकास की विचारधारा वाली पार्टी है जो विकास पर विश्वास करती है। सबसे बड़ा मुद्दा जो कांग्रेस का है वो विकास का ही रहता है। और निश्चित तौर पे हम चाहेंगे कि इस उत्तराखंड में जो विकास ठप हो गया है, रुक गया है, सोच की कमी की वजह से, उस विकास को फिर से कांग्रेस की सरकार आए और हम उसको आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। सर, कांग्रेस एक बहुत बड़ी सत्ता रही है राज्य के लिए, लेकिन सर कहाँ कुछ कमी रही जिससे भाजपा ने टेक ओवर किया, भाजपा ने अपनी जड़ें इस राज्य में फैलाई हैं? क्या लगता है आपको? भाजपा ने जनता को, भोली भाली जनता को गुमराह करने का काम किया। अच्छे दिन की बात कह के सपने दिखाने की बात करी, डबल इंजन की सरकार कह के रोजगार देने की बात करी, महंगाई दूर करने की बात करी, अच्छी शिक्षा देने की बात करी, अच्छे अस्पताल देने की बात करी, और भी कई गुमराह करने वाले जो लोक लुभावने जो उन्होंने सपने दिखाए, वादे किए जनता से, जनता थोड़ा भ्रमित हो गई। उनको लगा कि वाकई में जब केंद्र में भी भाजपा की सरकार होगी और प्रदेश में भी भाजपा की सरकार होगी तो निश्चित तौर पे दुगनी गति से विकास होगा। लेकिन इन 4.5 पौने 5 सालों में विकास का पहिया ठप हो गया। केंद्र से कोई बड़ी राहत मिली नहीं इसको, और यहाँ तक कि ग्रीन बोनस जो हमें मिलता था वो भी नहीं मिल पाया। आपदा के समय में आपदा आती रही, लेकिन हमारा आपदा प्रबंधन कमज़ोर रहा, लोगों को बहुत राहत नहीं मिल पाई। इसके अलावा बेरोजगारी बढ़ी, महंगाई बढ़ी, पेट्रोल के दाम बढ़े, गैस के दाम बढ़े, और एक अनिश्चितता का माहौल इस प्रदेश में हो गया कि लोगों को पता ही नहीं है कि हम इस प्रदेश में रुकें या जाएं, पलायन कर रहे हैं अपने रोजगार के लिए, अपने परिवार को पालने के लिए। तो भाजपा ने जनता को गुमराह करके, झूठी बात करके, झूठे वादे करके सत्ता हथियाई, और आज जनता समझ चुकी है, और जिसका 2022 में मुंह तोड़ जवाब देगी। और चमत्कारी आंकड़ों के साथ जो विकास का पहिया थम गया है, उस पहिए को चलाने के लिए कांग्रेस को बहुमत के साथ सरकार देगी इस उत्तराखंड में। सर, जितने भी अभी ये मुद्दों पे हमने बात की कि ये सारे झूठे वादे किए गए, कांग्रेस इन वादों को सच्चा कैसे करेगी? देखिए, कांग्रेस के टाइम में यदि आप देखते हैं, पलायन रोकने के लिए स्वर्गीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी द्वारा सिडकुल की स्थापना की गई थी।
एक ऊर्जा प्रदेश की परिकल्पना की गई थी जिस पर काम चल रहा था। टिहरी डैम हो गया, आपका जड़ी बूटी, एक हमारा राज्य जो है बहुत परिपूर्ण है संपदा से, और उसको एक जड़ी बूटी प्रदेश बना करके, एक प्रयोग कर करके वहाँ की जो बड़ी जड़ी बूटियों से हम अधिक से अधिक राजस्व लेते और वहाँ के युवाओं को उसमें इन्वॉल्व करते। और इसके अलावा पर्यटन का जो एक बहुत बड़ा सपना था आगे, और उसके बाद भी कई लोक कल्याणकारी योजनाएं जो श्री हरीश रावत लेके आए थे, उस पर भी भाजपा सरकार ने आने के बाद रोक लगाई, क्योंकि इन्होंने जो राजनीति का जो पैटर्न अपनाया वो सिर्फ नाम बदलने के काम किया, और जो कांग्रेस की योजनाएं थी उस पर रोक लगा के ये साबित करना चाहते थे जनता को कि हम बेहतर काम कर सकते। एक ज्वलंत उदाहरण मैं अगर देता हूं तो एक आईएसबीटी हल्द्वानी की रूपरेखा, क्योंकि यहाँ पर ट्रैफिक कंजेशन बहुत है, बहुत दबाव है, क्योंकि सारा कुमाऊं का व्यक्ति यहाँ पर शिक्षा के लिए, अच्छी चिकित्सा के लिए और अन्य सुविधाओं के लिए पलायन करके हल्द्वानी में आता है, और जिसकी वजह से यहाँ पर रोडों पे दबाव था, ट्रैफिक का दबाव था, उसको डाइल्यूट करने के लिए, कम करने के लिए तो आईएसबीटी जो तिवारी जी ने एक योजना बनाई थी और उस पर काम भी हो चुका था, 2.5 करोड़ से अधिक रुपया भी लग चुका था, 2700 हरे पेड़ भी धराशायी हो चुके थे, लेकिन इस सरकार ने उसको रोकने का काम किया, महज वो कंकाल के नाम पर, जिसका आज तक डीएनए रिपोर्ट नहीं है कि वो कंकाल इंसान के थे या जानवर के थे या क्या था, या कहीं वो बह के एक लोग आ, सिर्फ बहाना ढूंढ के इन्होंने उसको रोकने का काम किया। इसी तरह आज भी अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम जो कांग्रेस की सोच थी, कांग्रेस ने नींव रखी थी, आज बन के तैयार है, लेकिन इन 5 सालों में उनमें कोई भी एक्टिविटी नहीं हुई, कोई भी इस तरह का खेलकूद क्रिया नहीं हुई ताकि स्पोर्ट्स को यहाँ प्रमोशन मिल पाता, हमारे युवा जो है प्रोत्साहित होते, क्योंकि अच्छे स्वास्थ्य के लिए ज़रूरी है कि आप खेल की ओर प्रोत्साहित करें युवाओं को, नहीं तो वो नशे की ओर प्रोत्साहित हो रहे हैं। और अच्छे शरीर में अच्छा मस्तिष्क होता है, जो इस प्रदेश के लिए बहुत ज़रूरी है, इस देश के लिए बहुत ज़रूरी है। सर, हम ये बात मान लें कि अगर कांग्रेस सरकार 2022 में आती है तो ये जो अधूरे पड़े प्रोजेक्ट्स हैं ये सब अगले 5 साल में पूरे होकर जनता को मिलेंगे। मैं तो समझता हूँ जिन कामों में भाजपा सरकार ने रोक लगाई, कांग्रेस के लोक कल्याणकारी योजनाएं जो थीं श्री हरीश रावत जी की सरकार में, उनको 5 साल नहीं लगाएंगे हम, तुरंत सरकार के आने के बाद तुरंत उनसे रोक हटाएंगे, ताकि जो विकास रुक गया वो फिर से गतिमान हो जाए और फिर से चलने लग जाए। और इसके अलावा इतना ही नहीं, जो कांग्रेस सोचती है कि इस राज्य की आय बढ़ाने के लिए जितने भी हमारी संपदा है उसका अधिकतम कैसे प्रयोग करते हुए युवाओं को कैसे इससे जोड़ा जाए, ताकि पलायन रुके, शिक्षा का स्तर ऊंचा हो, और अस्पताल जो हमारे गांव दूर दराज में अस्पतालों की कमी है, और जो शहरों में भी अस्पताल है वहाँ डॉक्टरों की कमी है, मशीनों की कमी है, और मशीन को जो चलाने वाले हमारे टेक्नीशियंस हैं उसकी कमी है, और तकनीकी की में हम पिछड़ रहे हैं। हम देखिए इतना बड़ा कुमाऊं का ये प्रवेश द्वार कहलाया जाता है हल्द्वानी, यहाँ पॉलिटेक्निक कॉलेज नहीं है, हैरानी की बात है। तो कांग्रेस आएगी, ये सब विकास फिर से शुरू होंगे, पलायन रुकेगा, और जो बेरोजगारी का दर बढ़ गई है उसको थामने का काम किया जाएगा, और 5 साल नहीं, ये सब काम तुरंत आते ही शुरू कर दिए जाएंगे। जी सर, एक और सवाल जो जनता के बीच में हमेशा बना रहता है वो होता है मुख्यमंत्री का चेहरा, कि हर बार एक कंफ्यूजन होती है, हर बार एक बहस होती है इस चीज़ पे कि मुख्यमंत्री का चेहरा कौन है। तो 2022 के लिए कांग्रेस से किसका चेहरा सामने आ रहा है? देखिए, सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा, क्योंकि इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए मैं अधिकृत नहीं हूँ पार्टी की तरफ से, और इसका उत्तर आपको मिल सकता है हमारे माननीय प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी से, या प्रदेश अध्यक्ष जी से, या पार्टी के आला कमान से। तो इसका उत्तर मैं नहीं दे सकता, लेकिन इतना ज़रूर है कि कांग्रेस के आने से विकास जो ठप हो चुका, तो विकास, हमारा जो असली चेहरा है वो विकास का चेहरा है, कांग्रेस का जो चेहरा है वो विकास का चेहरा है, और जो आला कमान आदेश देगा, निर्देश देगा, तो उसको सभी स्वीकार करेंगे।
सर विकास की बात कर रहे हैं तो रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, ये तीन एक ऐसी चीज़ हैं जो उत्तराखंड के लिए बेहद ज़रूरी है। 21 साल बने हुए हो गए, लेकिन आज भी हम इन्हीं बेसिक चीज़ों के लिए लड़ रहे हैं, कहीं ना कहीं जूझ रहे हैं। इसमें शिक्षा में आपका खासा एक्सपीरियंस है, आपने सारी चीज़ें ग्राउंड लेवल पे देखी हैं। सर अगर आपको मौका मिलता है हल्द्वानी विधानसभा से भी, तो आपकी क्या कुछ ऐसी नीतियाँ होंगी जो शिक्षा को बढ़ावा देंगी? देखिए, किसी भी देश के लिए, किसी भी प्रदेश के लिए शिक्षा एक बैकबोन कहलाई जाती है। जहाँ शिक्षा का स्तर ज़्यादा होगा, मजबूत होगा, तो निश्चित तौर पे जनता को अपने संवैधानिक अधिकार और अपने जो राइट्स हैं उसका ज्ञान होगा। और जो गुमराह करने आज शक्तियाँ आती हैं, वो शिक्षा या ज्ञान के अभाव में हमें गुमराह कर जाती हैं, झूठे वादे कर जाती हैं। तो निश्चित तौर पे पहले तो हमारी आत्मरक्षा के लिए, मेरे परिवार की रक्षा के लिए शिक्षा का स्तर ऊंचा होना चाहिए। और जो शिक्षा का स्तर है हमारा, जिस तरह से अभी वर्तमान भाजपा सरकार क्या कर रही है कि जो हमारे कांग्रेस के समय के जो स्थापित विद्यालय थे, प्राइमरी विद्यालय थे, मैं सरकारी विद्यालयों की बात करता हूँ, तो उसको कम संख्या होने, छात्र संख्या होने की वजह से बंद करके मर्ज करने का काम किया जा रहा है। जबकि इसका घर घर तक शिक्षा का प्रसार हो, तो जितना नज़दीक आप बच्चे के घर के स्कूल खोलेंगे तो उतना शिक्षा का प्रचार प्रसार ज़्यादा होगा। बजाय वो कारण ढूंढने के कि ये किन कारणों से इन स्कूलों में बच्चे कम हो गए, सरकार विफल रही है। और सरकार ने क्या किया कि जिले में भाई 5 स्कूल थे, सब में कम संख्या का देखते हुए इन्होंने एक स्कूल कर दिया। तो ये इससे शिक्षा जो है हमारी सिकुड़ते जा रही है। कांग्रेस आएगी तो सबसे पहले शिक्षा का जो प्रसार किया जाएगा, ताकि हर घर के नज़दीक शिक्षा पहुंचे, ताकि बच्चा आसानी तक स्कूल आ सके और अपनी शिक्षा को आगे बढ़ा सके। तो अभी हम देखते हैं कि हमारे जितने भी विद्यालय हैं और छात्र शिक्षक अनुपात के अनुसार शिक्षक भी हमारे पास नियुक्ति नहीं हुई है। और दूसरा, जो शिक्षक हैं हमारे, उनको सरकार की तरफ से समय समय पे जो ओरिएंटेशन प्रोग्राम्स होते हैं, क्योंकि एडवेंट ऑफ द टेक्नोलॉजी के साथ साथ विद द टाइम ये हो गया है कि रोज़ नए टूल्स इन्वेंट हो रहे हैं और उसको हमें प्रत्येक सरकारी स्कूल तक पहुंचाना है और टीचर्स को उतना दक्ष बनाना है ताकि वो उन टूल्स के प्रयोग से उन बच्चों को बेहतर और गुणवत्तापूर्वक शिक्षा को प्रदान कर सके। सर आपको उत्तराखंड का, इस राज्य का, इस शहर का काफ़ी एक्सपीरियंस है, यहाँ की राजनीति का काफ़ी एक्सपीरियंस है, तो आपको क्या लगता है कि इस बार हल्द्वानी विधानसभा से आपको टिकट दिया जाएगा? देखिए, ये तो निर्भर करता है आलाकमान के और माननीय प्रभारी श्री देवेंद्र यादव जी के और हमारे कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष जो हमारी स्क्रीनिंग कमेटी के। हाँ, इतना भरोसा मैं ज़रूर करता हूँ कि जिस तरह के बयान आ रहे हैं, जो व्यक्ति ज़मीन पर धरातल पर रह के काम करता है, जैसा कि स्वर्गीय नरेंद्र तिवारी जी ने भी हमसे कहा था, क्योंकि उनके पारिवारिक सदस्य होने के नाते कभी तिवारी जी ने हमसे कहा कि यदि तुम्हें राजनीति में आगे बढ़ना है तो अपने कामों से बढ़ना और अपनी काबिलियत से बढ़ना, अपनी क्षमताओं से बढ़ना। और जनता की सेवा जब आप करोगे, जनता के बीच में आप जाओगे, तो निश्चित तौर पे जनता आपको स्वीकार करेगी और सेवा का अवसर देगी। तो मैं उम्मीद करता हूं कि जैसा माननीय तिवारी जी की प्रेरणा से और उनकी सोच से प्रभावित होते हुए हमने कोरोना काल में लोगों के साथ खड़े रहे, दमुआ डूंगा जवाहर ज्योति की जो समस्या है उसके साथ हम उनके साथ खड़े रहे, वनबुलपुरा जो रेलवे नोटिसेस जो वनबुलपुरा क्षेत्र के रहे उनको स्टे कोर्ट में माननीय न्यायालय में जाके उनको कोर्ट से स्टे दिलवाया। इसके अलावा अन्य कई जो जनता की जो समस्याएं थी उनके हम साथ खड़े रहे और मुझे पूरा विश्वास है कि जनता जो है हमें अपना आशीर्वाद देगी और इसका जो है सीधा संज्ञान हमारे आलाकमान भी लेंगे कि और एक अच्छा संदेश ये जाता है, पार्टी में भी अच्छा संदेश जाता है कि जो सालों से काम कर रहा है पार्टी के लिए और निष्ठा से काम कर रहा है, ईमानदारी से काम कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को यदि काम मौका अवसर मिलता है तो इसमें और भी जो हमारे कार्यकर्ता हैं वो प्रोत्साहित होते हैं और संगठन के लिए और समाज के लिए काम करते हैं। तो बाकी जो फैसला आलाकमान का होता है वो सभी को स्वीकार्य होता है। सर इन केस हम सारी कंडीशंस लेके चलते हैं, अगर ऐसा नहीं होता, अगर टिकट नहीं मिलता है, तो क्या आप निर्दलीय लड़ना चाहेंगे? देखिए, टिकट मिलता या ना मिलता ये बड़ा मुद्दा नहीं है। सबसे बड़ा
मुद्दा यह है, जैसा मैंने बोला, स्वर्गीय तिवारी जी वो कहते थे जनता की आप सेवा करिए। यदि जनता आपको दिलों में जगह दे देती है तो उससे बड़ा सौभाग्य किसी के लिए क्या होता है। तो यही है कि जो हम जनता के बीच में जाएं और जनता की सेवा करते रहें। यदि पार्टी टिकट देती है, सेवा का अवसर देती है कि हम संवैधानिक पद में जाके बेहतर सेवा कर सकते हैं तो अच्छा है। अगर नहीं भी देती है तो हमारा जो सेवा भाव है वो अनवरत चलता रहेगा। हम जनता के बीच में रह के उनकी समस्याओं के साथ खड़े रहेंगे और समस्याओं के निदान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। आप कांग्रेस से जुड़े रहेंगे हमेशा। सर, आखिरी सवाल अभी का, आपको पीपल्स पर्सन कहा जाता है, जैसा कि आप खुद ही बोल रहे हैं कि आप जनता के बीच से ही निकले हुए हैं, आप इस शहर को समझते हैं, राज्य को समझते हैं, पहाड़ों को समझते हैं। पहाड़ की राजनीति और राज्यों से बहुत अलग है, हर कोई जानता है, जो यहाँ पे है वो ज़्यादा जानता है। तो एक ऐसा मैसेज सर जनता के लिए, या अगर जनता आपको चुने तो क्यों चुने, एक ऐसा मैसेज। देखिए, बहुत बड़ा सवाल आपने किया और बहुत अच्छा सवाल आपने किया है। हमारा प्यारा सा पहाड़ है और उत्तराखंड जो निर्माण हमने किया था इसीलिए किया था कि हर घर में रोजगार हो और हर घर खुशहाल हो। लेकिन मेरे सभी से ये एक निवेदन है, एक प्रार्थना है, बहुत सजग और सरलता से और बड़े विवेकपूर्ण निर्णय लीजिए, ताकि जिस तरह से जनता को गुमराह करके सत्ता पर काबिज होके जो हमारा समय 5 साल का बर्बाद हुआ है, ये इस तरह से बर्बाद ना हो। और शिक्षा के उत्थान के लिए, पहाड़ों के विकास के लिए, पलायन रोकने के लिए और स्वर्गीय माननीय पंडित नरेंद्र तिवारी जी के विकास के सपने को पूरा करने के लिए, कांग्रेस की विकास की विचारधारा को आगे बढ़ाने के लिए मैं सभी से अनुरोध करूंगा कि कांग्रेस को पूर्ण बहुमत के साथ जो है सरकार में लाएं, ताकि अनवरत काम हो बिना विघ्न बाधा के। और इसी के साथ मैं सभी को शुभकामनाएं देना चाहता हूं और अधिक से अधिक भागीदारी इस चुनाव में आप करें, क्योंकि लोकतंत्र में यही एक आपके पास हथियार है, यही एक आपके पास विकल्प है कि आप अपने पसंदीदा कैंडिडेट को चुन के लाएं, ताकि वो आपकी बात को प्रतिनिधित्व कर सके विधानसभा में। बहुत बहुत शुक्रिया सर आपके समय के लिए, आपकी सारी बातों के लिए। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके और मुझे उम्मीद है कि जनता तक सभी सवालों के जवाब पहुंचे होंगे, वो मैसेज पहुंचा होगा। तो उत्तराखंड में जो चुनावी जंग है वो जारी है, बहुत सारी अभी बातें होनी है, बहुत से अभी ऐसे मुद्दे उठने हैं, लेकिन ये बेहद ज़रूरी है कि आप बिल्कुल सोच समझ के इस बार के चुनाव को अपने वोट दीजिए, इस बार के चुनाव को लीजिए और यहाँ के जो ज़मीनी मुद्दे हैं उन्हें उठाइए। बाकी पगडंडी की टीम हर नेता से आपको मिला रही है, उनसे सारी बातचीत कर रही है, जिससे कि आपको हम इलेक्शंस में मदद कर सके कि आप इस शहर के लिए या इस राज्य के लिए एक बेहतरीन आगे पार्टी और नेता चुन सकें। तो जुड़े रहिए पगडंडी के साथ। धन्यवाद।